उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की विजय संकल्प यात्रा रविवार को कुमाऊं की काशी बागेश्वर से शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। वहीं इससे पहले हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बाइक रैली के साथ ही नेता नुमाइश मैदान पहुंचे। यहां भीड़ देखकर कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भाजपा के दिग्गज नेता भी काफी उत्साहित नजर आए। ये यात्रा कुमाऊं के 29 विधानसभाओं से होकर 4 जनवरी को खटीमा पहुंचेगी। यहां इसका समापन होगा। इस दौरान 1890 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। बागनाथ की धरती पर सरयू और गोमती नदी के संगम पर जो समा बांधा है, यहाँ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं कहता हूँ बाग कर दिया है। कितना उत्साह, कितना जोश, यहाँ के बच्चों से लेकर महिलाओं तक, जवानों से लेकर नौजवानों तक, सबने जो संकल्प लिया है कि फिर एक बार भाजपा सरकार। इस यात्रा का शुभारंभ यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की उपस्थिति में ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है और विजय का संकल्प लेकर हम आम जनों का, सभी बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवानों का, सभी का आशीर्वाद लेने के लिए संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं और संकल्प यात्रा के माध्यम से जगह जगह जाकर पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 दिसंबर को एक दिन के दौरे पर देहरादून आएंगे। इस दौरान जेपी नड्डा गढ़वाल मंडल की एक विधानसभा सीट का विश्लेषण करेंगे। इसके लिए नड्डा जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, विस्तारक और दूसरे राज्यों से तैनात किए गए पार्टी वर्कर्स और पार्टी वर्करों से अलग अलग मीटिंग करेंगे। एक विधानसभा सीट से इस मीटिंग में कुल 6 लोग शामिल होंगे। पार्टी के ये पदाधिकारी वो लोग हैं जो पिछले 1 से 3 महीनों से विधानसभाओं में मोर्चा संभाले हुए हैं। गढ़वाल मंडल के बाद ऐसी ही मीटिंग कुमाऊं मंडल में भी आयोजित करने का प्रोग्राम है। अध्यक्ष जी गढ़वाल मंडल के कुछ वरिष्ठ लोगों के साथ 26 तारीख को बैठने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से विधानसभाओं के प्रभारी और विधानसभाओं में जो हमारे विस्तारक निकले हैं वो, और हर विधानसभा में 2 बाहर के जो कार्यकर्ता, बाहर के प्रदेशों के जो कार्यकर्ता लगे हैं, ऐसे 4-5 लोगों के साथ प्रत्येक विधानसभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे। 2022 का चुनावी रण जीतने के लिए आपको बता दें कि अब किसानों के जरिए ही सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ से किसान विजय समारोह का आगाज कर दिया। मौका भले ही किसान विजय समारोह का हो, लेकिन मंच पर सभी कांग्रेसी दिग्गजों की मौजूदगी बहुत कुछ कह रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के रण को जीतने के लिए अब किसानों पर फोकस किया है। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसका श्रेय बीजेपी को नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि किसान विजय समारोह के आगाज में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। ये अभूतपूर्व रैली है। सारा पिथौरागढ़ उमड़ घुमड़ करके ये घोषित कर रहा है कि हमको इस बार कांग्रेस को लाना है। 2022 की जीत की घोषणा कर रहा है पिथौरागढ़, मूनाकोट, डीडीहाट सब घोषणा कर रहे हैं। ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस सदैव किसानों का सम्मान करने का काम करती रही है और पूर्व में जब हमारी सरकार रही, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में हमने 72,000 करोड़ का पैकेज देकर के देश के किसानों का ऋण माफ करने का काम किया। कांग्रेस का कहना है कि उपचुनाव में हार के बाद न चाहते हुए बीजेपी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब कांग्रेस किसानों को आगाह कर रही है। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी फिर कृषि कानूनों को वापस ला सकती है। यही नहीं, इस मौके को कांग्रेस ने सभी गुटों की एकता के रूप में दिखाने की भरसक कोशिश भी की। और निश्चित रूप से एक माहौल दिख रहा है, वातावरण दिख रहा है और एक जोश दिखाई दे रहा है, ऊर्जा दिखाई दे रही है। लेकिन चुनावों की आसन्न हार को देखते हुए और उपचुनाव में जो सशक्त बीजेपी को मिली हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान में, उससे उन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। किसान विजय समारोह में जुटी भीड़ ने कांग्रेसी नेताओं को गदगद जरूर कर दिया। ये बात अलग है कि ये भीड़ वोट में बदलती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद मचे बवाल की आंच अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। शहर के कई हिस्सों में अचानक विधायक की फोटो के साथ शर्म करो कांग्रेसियों लिखे बैनर लगा दिए गए हैं। इन बैनरों पर निदेशक उत्तराखंड महिला मंच लिखा गया है। हालांकि शहर में इस नाम पर कोई संगठन कार्यरत नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी इन पोस्टरों को कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा बना रही है। बीजेपी यूथ विंग के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल बग्गा ने इस पोस्टरों को लेकर ट्वीट भी किया है। वहीं हरीश रावत ने कर्नाटक विधानसभा में हुए बवाल में मामले में देहरादून में लगाए गए बैनरों को लेकर कहा कि बीजेपी डूबता जहाज है। बीजेपी तिनके का सहारा खोज रही है, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में जो हुआ वो शर्मनाक है। रावत ने कहा है कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ऐसा व्यक्ति पूर्व में विधानसभा का अध्यक्ष कैसे बन गया। उन्होंने कहा कि विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डूबती हुई है उसको तिनके, भाजपा तो डूबती हुई है उसको तिनके का सहारा ढूंढ रही है। मगर रमेश कुमार के बयान की मैं निंदा करता हूँ। स्पीकर के पद तक कैसे पहुंचे मुझे आश्चर्य है। और उन्होंने जो है हमारी उसको ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी कार्रवाई करेगी। विधानसभा की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के बाद अब व्यापारियों पर फोकस किया है। रुद्रपुर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम के तहत व्यापारियों के साथ संवाद किया। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनकी पार्टी संवाद पर विश्वास करती है। दिल्ली की तर्ज पर व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाई जाएगी। से कुछ जा रहा है तो उसको बैठ के उसके साथ समझे और वो व्यवस्था बनाए ताकि और उस तरह का वातावरण बनाए ताकि उसका व्यापार और आगे बढ़े। उसी से प्रदेश की तरक्की होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्यापारियों ने जिस तरह से खुल के सुझाव दिए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन सभी को लागू किया। राज्यपाल जी ने जिस तरह से 4 गारंटी बिजली को लेके, महिलाओं के सम्मान को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके और तीर्थ यात्रा को लेके जो दी हैं वो तो पहले ही हम अनाउंस कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के फ्री बिजली के मुद्दे के बयान पर सवाल उठाया गया है। दरअसल हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 100 यूनिट फ्री बिजली का प्लान बनाया, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई है। आप नेता ने कहा है कि वो हरक सिंह रावत को बताना चाहिए कि मुफ्त बिजली पर जनता को क्यों गुमराह किया गया। कोठियाल ने कहा कि बीजेपी को इस बात की चिंता है कि कहीं हर राज्य से बिजली फ्री की मांग न उठने लगे। फिर वो कहते हैं मैंने पूरी योजना बनाई और मैंने योजना ना सरकार के सामने दी। फिर कहते हैं कि केंद्र उसको तैयार नहीं हो रहा है करने के लिए। उत्तराखंड में केंद्र का कोई मतलब तो होना नहीं चाहिए, पर वो ना कहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि घुमा रहे हैं चीज़ को, और एक छोटे से शब्द को घुमाते घुमाते वो उस जगह पे जाते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली दे दी जाएगी तो शायद केंद्र को चिंता है कि और राज्यों में भी देनी पड़ेगी जहाँ पे उनकी सरकार है। पीएम मोदी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की रैली के बाद अब बहुजन समाज पार्टी भी अपनी अध्यक्ष मायावती की रैली जनवरी में उत्तराखंड में करवाने की तैयारी में है। मायावती की रैली देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में होगी। बीएसपी के जिला अध्यक्ष सतपाल ने बताया कि पार्टी उत्तराखंड में सभी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कोर वोटर अभी भी पार्टी के साथ है और सभी 70 सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारकर राष्ट्रीय पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी। हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति पर कोलेजियम प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सीनियर वकील एमसी पंत ने कहा है कि जो वर्तमान में कोलेजियम सिस्टम में जजों की नियुक्ति हो रही है वो पारदर्शी नहीं है। एमसी पंत ने कहा है कि नेशनल जुडिशियल एक्ट को केंद्र सरकार फिर लागू करे ताकि एक पारदर्शी तरीके से जजों की नियुक्ति हो सके। हाईकोर्ट बाल सभागार में एमसी पंत ने कहा है कि 20 सालों में किसी भी उत्तराखंड के महिलाओं को यहाँ जज नहीं बनाया गया, जो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। वकीलों ने कहा है कि बार एसोसिएशन और वकीलों को विचार में ले और योग्य लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। जजों की नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम की जो प्रक्रिया वर्तमान की प्रक्रिया है, मेरा ये मानना है वो प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और उसमें सब लोगों का समान प्रतिभाग नहीं है और विशेष रूप से उत्तराखंड से किसी महिला का
कोई विचारित ना होना, हम उसको जो है पिछले 21 सालों में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चमोली से खबर है, जहां पहाड़ों में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर लगातार बर्फ जम रही है और कड़ाके की ठंड के चलते पानी तक जम गया है। पेड़ों पर भी बर्फ जम गई है। औली, नीति घाटी, माणा घाटी में भी पानी जम गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और पारा माइनस में लुढ़क रहा है। हर्षिल, झाला, सूखी, टॉप, मुखवा, धराली में लगातार पारा गिर रहा है, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर पानी के पाइपों में बर्फ जम गई है। कई जगह बर्फ जमने से पानी के पाइप फट रहे हैं, जिस कारण पेयजल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है और इसके साथ ही झरने, नदी भी जमने लगे हैं। गंगोत्री, हर्षिल, झाला, धराली, मुखबा सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों में पानी जम रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और शाम अलाव का सहारा ले रहे हैं। होली आने में भले ही अभी 3 महीने का समय है, लेकिन कुमाऊं में बैठकी होली की शुरुआत हो चुकी है। पौष माह से पहले रविवार से कुमाऊं में बैठकी होली की शुरुआत होती है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये होली गायन विभिन्न रागों में किया जाता है। विष्णुपदी होली की बैठकों से हुई ये महफिल शिवरात्रि के शिवपदी और बसंत पंचमी से श्रृंगार रस में गाई जाएगी। इन महफिलों में होली के रसिक बड़ी संख्या में जुटते हैं, जो भाव विभोर हो इन होलियों का गायन करते हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच अगर हम कहें कि होली का आगाज हो चुका है तो आप एकाएक यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि उत्तराखंड में होली का आगाज हो चुका है। देखिए उत्तराखंड की इसी विशेष होली के रंग को। पूरे देश में होली का रंग भले ही फाल्गुन मास में चढ़ता हो, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में अभी से होली के रंग दिखने लगे हैं, वो भी सुरों में सजी होली। पूस महीने के पहले रविवार से उत्तराखंड में होली गायन शुरू हो चुका है। हल्द्वानी के हिमालयन संगीत शोध संस्थान में इस 200 साल से ज्यादा पुरानी इस अनोखी होली के सुर सजने लगे हैं। तो हमारी जो होलियां थी, इसका भी निर्माण का क्रम, क्योंकि हम लोग भगवत साधना में और जो हिमालयी बेल्ट है, हिमालयी क्षेत्र है, सामूहिकता के साथ साथ इसको एक शास्त्रीय रूप से प्रस्तुत करने की एक परंपरा रही है। उस परंपरा का 200 साल हो गए हैं। होली के इन सुरीले सुरों और पहाड़ का संबंध चंद राजवंशियों के दौर का है। इतिहास के पन्नों में राजा कल्याण चंद के दरबार में इस होली गायन के प्रमाण मिलते हैं। बाद में जिसे सामंतों के यहाँ सुना और गाया गया, जिसे आगे चल के रामपुर घराने से जुड़े संगीतकारों ने शास्त्रीय संगीत के बंदिशों में बांधा। पहाड़ की इस होली में ब्रज और दरभंगा की होली की छाप भी मिलती है। वोकल सीखने आती हूँ। ये अभी हम होलियाँ शुरू हो गई हैं, तो हमें उत्तराखंड और कुमाऊं दोनों की होलियाँ जानने को मिल रही हैं। मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हमारी उत्तराखंड की जो ये होलियाँ हैं, ये 200 से भी ज़्यादा साल पुरानी हैं और ये हमें इसमें शिव जी के भजन, कृष्ण जी के भजन और हर चीज़ को सीखने को मिल रहा है और हमें ये अपनी उत्तराखंड की होलियों पे बहुत गर्व है। और यहाँ रुकें एक छोटा सा ब्रेक के लिए।